बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। 15 दिन के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत तीसरी मरतबा बढ़ा दी, यानी कि 150 रुपये से 210 रुपये पर कीमत गई और आज इम्पोर्टेड हुकूमत ने 24 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 234 रुपये तक पहुंचा दी। डीज़ल की कीमत में 59 रुपीज़ 59 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीज़ल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे हो गई। दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। अब गरीब कहाँ जाए? गरीब क्या करे? गरीब किससे फरियाद करे? इस पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका, मज़दूर और मेहनत कश तबका, छोटा दुकानदार, नौकरी पेशा, प्राइवेट जॉब वाला, सरकारी जॉब वाला, अब मुझे बताएं कि वो कहाँ जाए? ये जुल्म की इंतहा है। आखिर इसको कौन देखेगा? इसको कौन कंट्रोल करेगा? इम्पोर्टेड हुकूमत एक बेलगाम घोड़े की तरह गरीबों पर और पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई के बम बरसा रही है। ऐसे लगता है जैसे इस हुकूमत ने जब ये अपोजिशन में थी तो अमेरिका के साथ साजबाज करके, इदारों के साथ साजबाज करके हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ साजिश करके अदम एतमाद लाकर और अक्सरियती जमात को इन्होंने उनसे इक़्तिदार छीना और आज रियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। ये जो महंगाई की इंतहा है, ये जो बेलगाम महंगाई है, ये जो डाके डाले जा रहे हैं, जैसे नवाज़ शरीफ कहता था, मरीम नवाज़ कहती थी जब 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था इमरान खान की हुकूमत में, तो नवाज़ शरीफ ने लंदन बैठकर ये बयान दिया कि इमरान खान रात के अंधेरे में डाके डाल रहा है। और क्या कहती थी मरीम कि मेरे दिल को कुछ होता है, मैं गरीबों के दुख को देख नहीं सकती, मैं उसको सह नहीं सकती। मगर आज कैसी डिठाई है, कैसी खामोशी है, और ख़ामोशी से ये जुल्म और सितम जो पाकिस्तानी अवाम पर ढाए जा रहे हैं उसको खामोशी से देखा जा रहा है। और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। तो इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान जो है ना वो तबाही के दहाने खड़ा है। अब तो अल्लाह रहम करे, गड़े में गिर चुका है पाकिस्तान। तो अब ये तब्दीली के नाम पे वोट लेकर ही आए, वोट भी इनको कहाँ मिला था? आखिर क्यों हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत इस गरीब अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है? आज इंडिया रूस से तेल ख़रीद रहा है, रूस से क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है, उस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके वो फ्रांस और बरतानिया को भी बेच रहा है, मगर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है, अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका इंडिया को ये कह सके कि आप रूस से क्यों पेट्रोल ख़रीद रहे हो। और रूस ने अपनी आवाम के सहूलत के लिए पेट्रोल 25 रुपये सस्ता कर दिया है, क्योंकि रूस से वो सस्ता ख़रीद रहा है, लिहाजा उसने पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये कमी कर दी है। क्या वजह है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत रूस से पेट्रोल नहीं ख़रीदती, रूस से गंदम नहीं ख़रीदती, रूस से डीज़ल नहीं ख़रीदती? आखिर ये क्या वजह है? क्या रुकावट है? आखिर अमेरिका की कहाँ तक मानेंगे? क्या अपनी आवाम को इस दलदल में डुबोएंगे? ये जुल्म कब तक करेंगे? और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम जब ये कहती थी कि इमरान खान डाके मार रहा है रात की तारीकी में, मगर आज वो सब खामोश हैं। और पीपल्स पार्टी की खामोशी क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस जुर्म में बराबर की शरीक नहीं, MQM इस जुर्म में बराबर की शरीक नहीं? पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि वो अवाम की खामोश रह के अवाम के गैज़ो गज़ब से बच जाएंगे? क्या अवाम ये सब भूल जाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी इस जुल्म के अंदर
اس عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی اس میں برابر کی شریک نہیں ہے؟ پیپل پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پس پردہ رہ کر خاموشی اختیار کریں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے تو کیا عوام اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو نظر نہیں آئے گا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ اس سارے جرم کے اندر پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے؟ اور پیپلز پارٹی کو بھی ایک دن عوام کے کٹہرے میں آنا پڑے گا، عوام کا سامنا کرنا پڑے گا، عوام کو جواب دہ ہونا پڑے گا پیپلز پارٹی کو۔ اور آج ہی شہباز شریف نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی، یہ بات اسی طرح ہی ہے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یکم مئی کو بھی 2-4 دن رہتے تھے جب ان کی حکومت آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یکم مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ ابھی اسی طرح آج شہباز شریف نے یہ بات کہی کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، اور رات کے اندھیرے میں آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم کیا کہ 24 روپے لیٹر بڑھا دیا اور 59 روپیز 59 روپے ڈیزل بڑھا دیا۔ اب عوام موٹر سائیکل چلانے سے بھی رہ گئے ہیں، اب تو وہ موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ پیٹرول ابھی اور مہنگا ہوگا، ڈالر ابھی اور اوپر جائے گا، گھی، تیل، بجلی، گیس، کھانے پینے کی تمام اشیاء ابھی اور مہنگی ہوں گی، جو میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو اس قدر مجبور کر دو کہ عوام کو اپنی روٹی کی، اپنی پیٹ کی فکر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت من مانے فیصلے کر سکے۔ امپورٹڈ حکومت نے بے دریغ مہنگائی کر کے عوام کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ عوام کو اپنی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسی لیے یہ سارا کھیل رہی ہے کہ وہ عوام کو ایک ایسی دلدل میں ڈالنا چاہتی ہے کہ جب بھی یہ کوئی فیصلے کریں، چاہے یہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر دھاندلی کرے اگلے انتخابات کے اندر، چاہے یہ نیب کے پر کاٹ دیں، چاہے یہ جرم، چاہے یہ کرپشن، چاہے یہ کچھ کرتے رہیں، مگر انہیں عوام پوچھ نہ سکے، کیونکہ عوام کو تو اپنی روٹی کی فکر ہوگی، تو یہ پھر بالکل شتر مرغ بے مہار کی طرح یہ اپنی کرپشن اور حکومت کو چلانے کے نظام کو چلاتے رہیں، اور پھر امریکہ کے آگے سر خم ہو جائیں، اور پھر امریکہ کا ہر حکم یہ مانتے رہیں۔ امریکہ ان کو کہے کہ چین سے تعلقات محدود کر دو یا ختم کر دو، تو یہ چین سے تعلقات محدود کر دیں گے۔ امریکہ ان کو کہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرو، تعلقات استوار کرو، تو یہ پھر بھارت کے ساتھ تعلقات بھی استوار کریں، یہ بھارت کے ساتھ تجارت بھی کریں، اور عوام سسکتی رہے، عوام بول نہ سکے۔ امریکہ ان کو کہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرو، تو پھر یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں، اور عوام کو اس قدر مہنگائی کے دلدل میں یہ دنسا دیں کہ عوام بولنے کی سکت نہ رکھ سکے۔ پھر امریکہ ان کو کہے کہ اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دو، تو جب یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ایسا کریں تو عوام اتنی بے بس ہو کہ وہ بول نہ سکے، غرض یہ جو بھی کرنا چاہیں، جتنا مرضی ظلم یہ کرنا چاہیں، عوام بے بس ہو اور اپنی روٹی کی، اپنے پیٹ کی فکر میں ہو۔ دراصل یہ حکومت اس لیے بھی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے تو آئی نہیں، اس نے تو ایک سازش کے ذریعے حکومت لی ہے۔ اب یہ جو بھی فیصلے کریں گے، ان کو کیا پرواہ ہے، ان کو کیا فکر ہے؟ اگلے الیکشن میں یہ دھاندلی کے منصوبے بنا رہے ہیں، لوگوں کے ووٹ 50 کلومیٹر دوسرے علاقوں میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے ٹیلی فون کیے، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ووٹ جو ہے ٹیکسلا میں نکل آیا، ہمارا ووٹ وہاں میں نکل آیا، ہمارا ووٹ جہلم میں نکل، تو یہ کس کام پہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اب ان کی آپ دلیلیں سننا کہ پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد، ڈیزل مہنگا کرنے کے بعد یہ کیسے ٹی وی پر آ کے دلیلیں دیں گے، بھاشن دیں گے، اور پھر ایک مرتبہ عمران خان پہ الزام لگائیں گے کہ یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو ڈیزل مہنگا ہوا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور وہ جو میڈیا کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے اندر جو ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لفافہ اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھنا صبح کہ
किस तरीके से वो इस पेट्रोल को, इस मामले को कैसे, इस महंगाई को किस तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कैसे उसको ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कैसे ये अवाम को समझाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है, दुनिया के हालात बड़े ख़राब हैं। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत रूस से पेट्रोल क्यों नहीं लेती, रूस से डीजल क्यों नहीं लेती, रूस से गंदम क्यों नहीं लेती। वो इसके ऊपर कभी भी नहीं आएंगे ये लिफाफा साफ़ी। ये आपको दलीलें दे दे के दुनिया के हालात ख़राब होने के बहाने बना कर ये आपको कायल करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि क्या अवाम इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं? आखिर इस अवाम इस जुल्म को कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये तो जुल्म की इंतहा है, इतना पेट्रोल महंगा करना कि लोगों की ज़िंदगियाँ आप अजीरन कर रहे हैं। आप लोगों के साथ इतना, आपके दिल में कोई तरस, कोई खौफ खुदा नहीं है, आपको तो कोई परवाह नहीं है। आपके तो घरों के अंदर, आपके महलों के अंदर, आपके कारोबार के अंदर तो दिन रात तरक्कियाँ हो रही हैं। आप तो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, मगर गरीब पिस रहा है। आपको गरीब का कोई एहसास नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, आप जब आपके ऊपर जब केस बने नैब के और आप जब व्हील चेयर पर बैठ के जाते थे, आप वो बैसाखियों के सहारे आप अदालतों में के चक्कर लगाया करते थे, आप अस्पताल में लेट गए, आपके भाई वो प्लेटलेट्स के बहाना करके वो लंदन के अंदर जाके बैठ गए 6 हफ्तों की दवाई के चक्कर में कि मैं वहाँ से इलाज कराऊंगा। 2 साल होने को हैं, 2 साल हो गए हैं और वो अभी तक लंदन में बैठे हुए हैं। और फिर इसी तरह जरदारी साहब भी व्हील चेयर के ऊपर जाया करते थे, और फिर इसी तरह वो शर्जील मेमन, और फिर वो जितने भी लोग हैं, ये सारे अस्पतालों के बेड के ऊपर पड़े थे। खुर्शीद साहब, वो जिनको देखें अस्पतालों के बेड के ऊपर पड़े। आप देखें, ये कौम देख रही है आपको कि कैसा ड्रामा हुआ है। एक ऐसा ड्रामा हुआ है कि वो सारे लोग अब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, और इसी तरह ये बाकी लोग। फिर शहबाज शरीफ का बेटा हमजा देखें, आज उसने क्या किया? आज उसने वाने इकबाल के अंदर असेंबली का इजलास बुलाकर तो बजट वहां पेश कर दिया। पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर मौजूद, असेंबली का इजलास जारी है, असेंबली का इजलास कोई उसके अंदर कोई असेंबली में कोई ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, कोई मुरम्मत का काम नहीं हो रहा, कोई रंग रोगन नहीं हो रहा, कोई और वहाँ ऐसी रुकावट नहीं है। इजलास जारी है, स्पीकर मौजूद है, और हमजा जो है वो इजलास कर रहा है वाने इकबाल के अंदर। तो आज इदारे कहाँ सोए हुए हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, अपील दस्त अपील करता हूँ कि आप इस चीज़ का नोटिस लें और ये देखें कि ये कितना जुल्म है, ये कितनी ज्यादती है, और ये तो बर्बरियत है, और ये तो एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि जब पंजाब असेंबली के अंदर इजलास जारी है, वहां कोई रुकावट नहीं है, तो ईवान इकबाल के अंदर ये इजलास कैसे कर सकते हैं? कैसे वहां पर ये बजट पेश कर सकते हैं? इसको हम कभी किसी हाल में नहीं मानेंगे। और मैं समझता हूं कि अपोजिशन जो है उसको इस सिलसिले में बड़ा फाल किरदार अदा करना चाहिए। अपोजिशन को कोर्ट के अंदर भी जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, और जाकर रिट दायर करनी चाहिए कि जब असेंबली का इजलास हो रहा है, असेंबली का इजलास जारी है, स्पीकर मौजूद है, तो आप कैसे ईवान इकबाल के अंदर जाकर तो असेंबली का इजलास कर सकते हैं? कोई इनको पूछने वाला है? खुदारा कोई इनको पूछने वाला है? आखिर ये जुल्म और बर्बरीत कब तक ये लोग करते रहेंगे? आखिर एक दिन इनको अवाम के कटहरे में तो आना पड़ेगा, ये बच नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है जब अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। और वो शहबाज शरीफ कहा करते थे कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, और वो देखें वो मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक हो गया। वो अयान अली का जो इंस्पेक्टर था, कस्टम इंस्पेक्टर, वो देखें उसको किसी ने गोली मार दी। और फिर इसी तरह वो दूसरे लोग, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को गोलियां लग रही हैं, किसी को अगवा किया जा रहा है, किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये क्या तमाशा है? ये क्या खेल है? पाकिस्तान के इदारे कहाँ हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? क्यों खामोश हैं? क्यों आंखें बंद की हुई हैं? खुदारा निकलें, ये अवाम को पीस रहे हैं, ये अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। मैं इदारों से कहता हूं कि खुदारा अपनी आंखें खोलें। ये पाकिस्तान तो आपका भी है, ये पाकिस्तान में तो आपने भी रहना है, इस पाकिस्तान में अवाम में ने भी रहना है, हमने भी जिंदा रहना है। तो कब तक आप ये खामोश आंखें बंद करके ये तमाशा देखते रहेंगे? अवाम पर होने वाले इस जुल्म को आप कब तक देखते रहेंगे? नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, और एक दफ़ा फिर आपसे अपील करता हूँ कि अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिमाग को हाजिर रखें, और जब इलेक्शन का वक्त आए तो आपने इलेक्शन के अंदर, जैसे वो बिलावल और वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो इस फार्मूले को हमने इनके ऊपर इस्तेमाल करना है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जब इलेक्शन हो तो उस इलेक्शन के अंदर आपने घरों में बैठना नहीं है, आपने निकलना है और इन दिनों को याद करना है, इन दिनों को याद करना है आपने। और मैं फिर आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि 17 जून को
پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر تحریک منہاج القرآن کا ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے احتجاج ہے، آپ اس احتجاج میں ضرور شرکت کریں، آپ ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے، آپ اس ظلم کا اور ان مظلوموں کو انصاف دلانے میں اپنا کردار اور اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔